अब इन्हें प्लेटफार्म पर अपने आदमी कुतुबुद्दीन को तलाश करना था। कुतुबुद्दीन का जो हुलिया इन्हें बताया गया था वो इन दोनों को याद था। वो खुफिया कोड के जुमले भी दोनों को याद थे जो इन्होंने कुतुबुद्दीन के सामने बोलने थे। दोनों मुसाफिरों के साथ वो भी अपने अपने ब्रीफकेस उठाए इस पुल की तरफ बढ़े जिस पर से गुजरकर इन्हें दूसरे प्लेटफार्म वाले गेट से स्टेशन के बाहर निकलना था। लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने से पहले कुतुबुद्दीन का मिलना लाजमी था। दोनों मुसाफिरों के दरमियान चलते प्लेटफार्म के चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे। शेर खान ने आहिस्ता से शहाद अली को कोहनी का ठोका दिया और आंखों से एक तरफ देखने को इशारा किया। इस तरह प्लेटफार्म पर रिसाले किताबों के स्टॉल के पास एक सांवले रंग का दुबला पतला आदमी खड़ा बड़े गौर से एक मुसाफिर को देख रहा था। शहाद अली और शेर खान दोनों ने इसे पहचान लिया था। ये कुतुबुद्दीन ही हो सकता था। कुतुबुद्दीन ने अभी तक इन्हें नहीं देखा था। मुसाफिरों के हजूम से निकलकर दोनों मुजाहिद कमांडो किताबों के स्टॉल की तरफ बढ़े। दोनों स्टॉल पर कुतुबुद्दीन के करीब खड़े होकर अखबार रसालों को देखने लगे। इस दौरान कुतुबुद्दीन ने इन्हें पहचान लिया था। इसने इन दोनों की फोटो देख रखी थी। अगरचा इस वक्त दोनों मुजाहिद हिंदुआना बेस में तिलक वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ने इस हुलिये में भी इन्हें पहचान लिया था कि यही वो आदमी हैं जिनकी तलाश में वो वहां आया है। इन दोनों को देखकर कुतुबुद्दीन स्टॉल से हटकर एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शेर खान और शहाद अली भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। एक खाली सी जगह पर आकर कुतुबुद्दीन रुक गया। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर इसमें से एक सिगरेट निकालकर यूं ही अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दें जैसे माचिस ढूंढ रहा हो। इस दौरान शहाद अली मुजाहिद और कमांडो शेर खान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इसके करीब से गुजरे तो कुतुबुद्दीन ने उर्दू में शेर खान से पूछा, माचिस होगी आपके पास? शेर खान सिगरेट नहीं पीता था, इसके पास माचिस नहीं थे। मुजाहिद शहाद अली भी सिगरेट नहीं पीता था, मगर वो एक माचिस या कभी कभी एक लाइटर अपनी जेब में जरूर रख लेता था। इन चीज़ों की किसी भी जगह किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती थी। चनाचा ज़रूरत पड़ गई थी। शहाद अली ने जेब से माचिस निकालकर कुतुबुद्दीन को दी और अब इन दोनों ने कुतुबुद्दीन को पूरी तरह से पहचान लिया था। इसके माथे पर बाएं जानब 1 इंच करीब लंबा जख्म का निशान भी देख लिया था। कुतुबुद्दीन ने सिगरेट सुलगाते हुए दबी जुबान में एक फिक्रा बोला, आजकल कोहे हिमालय की तराई में बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं? ये कुतुबुद्दीन का खुफिया कोड जुमला था। शहाद अली और शेर खान ने बारी बारी वो जुमला बोल दिया जो इन्हें रवाना होने से पहले चीफ ने बता दिया था। दोनों तरफ से शिनाख्त हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ने माचिस वापस करते हुए शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता से कहा, चार मीनार के अकब में स्याह रंग की कार में आकर बैठ जाना। ये कहकर कुतुबुद्दीन आगे चल दिया। चार मीनार हैदराबाद की एक तारीखी इमारत है जो शहर के एक बहुत बड़े चौक के वस्त में बनी हुई है और जिसके नीचे से सड़क गुजरती है। तरह तरह की ट्रैफिक जारी रहती है। चार मीनार का चौक दोनों ने देख रखा था। शेर खान ने कहा, हमें शायद चार मीनार के अकब में खड़ी स्याह रंग की गाड़ी में मिलेगा। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, हो सकता है वहां इनका कोई साथी मौजूद हो। बहरहाल हमें चार मीनार जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेशन से बाहर निकलते ही वो एक खाली ऑटो रिक्शा में बैठ गए और इसे चार मीनार चलने को कहा। इस वक्त तक दिन काफी चढ़ आया था। हैदराबाद का आसमान अबरआलूद था और खुशगवार हवा चल रही थी। चौक चार मीनार के करीब आकर वो तारीखी दरवाजे की इमारत से कुछ फासले पर रिक्शे से उतर के सड़क पर ट्रैफिक आ जा रही थी। इन्होंने चार मीनार के दरवाजे के अकब में सड़क के किनारे एक जगह स्याह रंग की छोटी मारुति कार खड़ी देखी। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है, आ जाओ। वो फुटपाथ पर आ गए और गाड़ी की तरफ चलने लगे। करीब पहुंचकर देखा कि इसमें कुतुबुद्दीन ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था। शायद वो इसी गाड़ी में रेलवे स्टेशन आया था और अब चार मीनार चौक में इनसे पहले पहुंच गया था। दोनों मुजाहिद गाड़ी में बैठ गए। शेर खान कुतुबुद्दीन के साथ बैठ गया। जैसे ही वो गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी एक तरफ को रवाना हो गई। इसके बाद गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, वो आखिर कहाँ जाकर रुकी, आप खूब जानते हैं कि हम मसलहत के पेश नज़र ये सब कुछ बयान नहीं कर सकते। हम इतना ही कहेंगे कि गाड़ी एक जगह पहुंचकर रुक गई। कुतुबुद्दीन एक मकान की सुरंगनुमा ड्यूरी में दाखिल हो गया और इसने शेर खान और शहाद अली को अपने साथ आने का इशारा किया। इस मकान में शेर खान और शहाद अली की मुलाकात इस इलाके के ज़ेर ज़मीन इस्लामी तंजीम के सदर से हुई, जिसका फर्जी नाम हम यहाँ रशीद अहमद लिख रहे हैं।
रशीद अहमद मजबूत जिस्म और पुख्ता उम्र का आदमी था। शक्ल से जाहिर होता था कि आजमाने के सर्द गर्म थपेड़ों में से गुजर चुका है। इसने सर पर फौजी टोपी पहन रखी थी। शेर खान और शहाद अली से उठकर मिला और पूछा, रास्ते में कोई मसला तो पैदा नहीं हुआ? शेर खान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और फिर मैं और शहाद अली इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। रशीद अहमद कहने लगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों ना सिर्फ ये कि इन शहरों से वाकिफ हैं और यहाँ रह चुके हैं, यहाँ जो ज़बानें तामिल और तेलुगु बोली जाती हैं वो भी जानते हैं। मेरा ख्याल है कि पहले मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लें, इसके बाद बात शुरू करेंगे। शेर खान और शहाद अली को एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जहाँ 2 चारपाइयों पर बिस्तर लगे हुए थे। इन्होंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया। वहीं इनके लिए खाना आ गया। खाना सादा चावल और दाल थी, साथ आम की चटनी भी थी। चटनी अचार वगैरह इन इलाकों में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कि बुनियादी तौर पर यह मरतूब खिता है। खाने के बाद वो सदर तंजीम रशीद अहमद के कमरे में आ गए। रशीद अहमद ने एक नक्शा खोल कर दिखाया। कहने लगा, ये हमारे आदमियों ने मजूरा शहर के मुजाफात में इस इलाके का नक्शा बनाया हुआ है, जहाँ फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले इन एंटी मिसाइलों पर काम शुरू है। अभी सिर्फ कागजी तैयारियां हो रही हैं। बहुत जल्द भारत का ये एटमी प्रोजेक्ट ऐसे एंटी मिसाइल को तो फ़ज़ा में ही तबाह कर देंगे। इसके अलावा हमें जो खुफिया इतला मिली है, इनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट के एक अलहदा प्लांट में ऐसे आतिशगी रॉकेट भी तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से भी इस प्लान को तबाह करना ज़रूरी है। वजाहत शहाद अली ने पूछा, क्या ये सब कुछ किसी खुफिया जगह पर हो रहा है? रशीद अहमद बोला, नहीं, इन्हें खुफिया रखने की भारत को कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। ये खुली जगह पर आर्सेनल फैक्ट्री है, जिसके चारों तरफ खारदार तार की 10 फुट ऊंची दीवार खड़ी है और जहां दिन रात फौजी जवान गश्त लगाते रहते हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहद सख्त है। सब कुछ फौज के पहरे और निगरानी में हो रहा है। कोई गैर मुतल्लका आदमी फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सकता। शेर खान ने सवाल किया, क्या डॉक्टर पलाई इस फैक्ट्री में ही बैठता है? रशीद अहमद ने जवाब में कहा, हाँ, ये दक्कन का ब्राह्मण साइंसदान और पाकिस्तान का जहरीला दुश्मन इसी फैक्ट्री में बैठता है। हकीकत में ये शख्स इस सारे प्रोजेक्ट का असल दिमाग है और इसी की रहनुमाई और निगरानी में यहाँ सारा काम हो रहा है। शेर खान ने पूछा, क्या हमें पता चल सकता है कि ये डॉक्टर पलाई किस वक्त फैक्ट्री में आता है और कहाँ रहता है, और इसके रोज़मर्रा के मामूलात क्या हैं? रशीद अहमद बोला, इस शख्स के बारे में कुछ ब्रीफिंग आपको सरहद पार पहुँचा दी गई थी। मैं एक बार फिर बयान किया देता हूँ। ये शख्स गैर शादीशुदा है। उम्र 40 से 1 साल ही ऊपर होगी। अयाश तबा आदमी है। अगरचे अपने शोबे में बड़ा होशियार है और प्रैक्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी ले चुका है। शहाद अली ने कहा, हमें बताया गया है कि इसके नागमंदिर की किसी उर्मिला नामी नागदासी से दोस्ताना मरासम भी है। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, रशीद अहमद ने कहा। इस शख्स के दूसरी औरतों से भी मरासम हैं, लेकिन उर्मिला नामी नागमंदिर की नागदासी इसकी मंजूर नज़र है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने वाला था, यह है कि इस डॉक्टर थानो पलाई को हर वक्त बॉडी गार्ड अपने घेरे में ये रहते हैं। दिन हो या रात, डॉक्टर पलाई जहां जाता है, मुसल्ला बॉडी गार्ड इसके आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद रहते हैं। रात को जहां ये शख्स सोता है, वहां भी 10-12 फौजी जवान पहरे पर मौजूद होते हैं। शेर खान कहने लगा, इसका मतलब है कि डॉक्टर पलाई कहीं और किसी जगह भी अकेला नहीं जाता। इसे इसकी इजाज़त नहीं है। रशीद अहमद कहने लगा, ये शख्स भारतीय वजारत दफा के लिए बेहद कीमती है। हुकूमत को यह भी इल्म है कि कश्मीरी कमांडोज की सरगर्मियाँ जनूबी भारत तक फैल चुकी हैं। चनाचा डॉक्टर पलाई को किसी हालत में भी घर से या फैक्ट्री से अकेले निकलने की इजाज़त नहीं है। शहाद अली कहने लगा, जब ये शख्स अपनी दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने जाता है, तो क्या इस वक्त भी फौजी जवान बतौर बॉडी गार्ड इसके सर पर मौजूद होते हैं? जी हाँ, रशीद अहमद बोला, इस वक्त भी फौजी बॉडीगार्ड डॉक्टर पलाई के आगे पीछे और दाएं बाएं होते हैं। ये भारतीय हुकूमत की मजबूरी है। भारत सरकार ने नागदासी उर्मिला को ये इजाज़त नहीं दी कि वो डॉक्टर पलाई के घर पर या किसी दूसरी जगह आकर मिले। इसके बजाय सरकार ने डॉक्टर पलाई को मजबूरन ये इजाज़त दी हुई है कि वो नागमंदिर में जाकर नागदासी से मुलाकात कर सकता है। शेर खान कहने लगा, इन हालात के पेश नज़र हमें अपना दायरा अमल नागमंदिर के इर्द गिर्द खींचना होगा। मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ, रशीद अहमद ने कहा। शहाद अली जो बड़े गौर से ये सारी बातचीत सुन रहा था, कहने लगा, इस नागमंदिर का हदूद अरबा क्या है?
क्या इसके इर्द गिर्द जंगल है या मैदान या पहाड़ी टीले हैं? रशीद अहमद बोला, ये इलाका तुम्हें दिखा भी दिया जाएगा। ये साहिल समंदर ही है, लेकिन यहाँ जंगल नहीं है। छोटे छोटे पहाड़ी टीले और चट्टाने हैं, जिनके दरमियान रेतला इलाका भी है और दलदल भी है, क्योंकि पूर्णमासी के वक्त समुद्री लहरें इस सारे इलाके में आती जाती रहती हैं। डॉक्टर पलाई की रहाइश कहाँ पर है? शेर खान ने पूछा। रशीद अहमद ने कहा, वो एक फौजी कैंप की बैरक में रहता है। वहाँ से वो बख्तरबंद गाड़ी में वो फैक्ट्री में जाता है और इसी बख्तरबंद गाड़ी में वापस आता है। ये सारी सिक्योरिटी कश्मीरी मुजाहिदीन के कमांडो एक्शन के खौफ के मारे की गई है। भारत की वजारत दिफा कम अज़ कम इस वक्त तक डॉक्टर पलाई की सख्त हिफाजत करना चाहती है, जब तक इनके एटमी प्लांट का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। एक आदमी चाय लेकर आ गया। रशीद अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है पहले चाय की एक एक प्याली पी ली जाए, इसके बाद बातें होंगी। और वो खामोशी से चाय पीने लगे। हर शख्स चाय पीते हुए अपने अपने तौर पर कुछ सोच रहा था। शेर खान अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रहा था। इसका टारगेट मजूरा का नागमंदिर ही था। मुजाहिद शहद भी इन्हीं खतूत पर गौर कर रहा था। जब रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा कि इसके ख्याल में इन्हें किस मकाम को अपनी मनसूबाबंदी का मरकज बनाना चाहिए, तो शेर खान ने कहा, मेरे जहन में तो नागमंदिर ही है। शहाद अली ने इसकी तायद की और कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी न किसी वक्त डॉक्टर पलाई नागदासी उर्मिला के साथ तन्हा और बॉडीगार्ड के बगैर हो सकता है। रशीद अहमद कहने लगा, लेकिन इस वक्त भी मुसल्ला बॉडीगार्ड नागमंदिर के चारों तरफ मौजूद होंगे। शेर खान ने कहा, आखिर कुछ न कुछ मनसूबाबंदी तो हमें भी करनी ही पड़ेगी। हमारी मनसूबाबंदी यही होगी कि वो कौन सा तरीका है जिस पर अमल करते हुए हम में से कोई एक कमांडो इस फौजी हसार को तोड़कर डॉक्टर पलाई तक पहुंच सकता है। यही एक नुक्ता है जो तमाम तर प्लानिंग और हमारे तमाम गौर फिक्र का मरकज होगा। रशीद अहमद ने कहा, मैं भी कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तमाम लोगों को नागमंदिर के आसपास के इलाके का खुफिया सर्वे कराना जरूरी है। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, मौजूदा यहाँ हैदराबाद से काफ़ी दूर है। इस शहर में से एक बार गुजर चुका हूँ। अगर हम अपने कमांडो एक्शन का मरकज नागमंदिर ही को बनाते हैं, तो इस सूरत में हमें कुछ अर्सा मजूरा में क्याम करना पड़ेगा और हमारा क्याम भी खुफिया होगा। क्या वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम हो सकता है? रशीद अहमद मुस्कुराए, कहने लगा, मुसलमान भारत के कोने कोने में आबाद हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, इनकी हमदर्दियाँ दिलो जान से पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ हैं। आप लोग इसकी फ़िक्र ना करें। हमारे आदमी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ हमें तरह तरह की सहूलत मैसर होगी। मैं खुद आप लोगों के साथ वहाँ जाऊँगा। शेर खान ने कहा, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये सारा मिशन एमरजेंसी का मिशन है। हमें कल ही मजूरा की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। रशीद अहमद बोला, मैं आज रात ही वायरलेस पर अपने खुफिया सिग्नल के जरिए मजूरा में मौजूद अपने आदमियों को पैगाम पहुंचा देता हूं। हम कल हैदराबाद से चल पड़ेंगे। वो दिन और रात इन्होंने हैदराबाद में ही गुजारा। दूसरा दिन मजूरा जाने के लिए अपनी टीम खुफिया जगह से निकाल कर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। रशीद अहमद इनके साथ था। रेलवे स्टेशन पर आकर इन्होंने मजूरा शहर के 3 टिकट लिए और प्लेटफार्म पर आकर अलग अलग होकर बैठ गए। यह एहतियात इसलिए ज़रूरी थी कि जब से मकबूजा कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी और भारतीय फौजियों पर मुजाहिदीन के हमले तेज़ हो गए थे, यहाँ भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। इसकी 2 वजूहात थीं। पहली वजह तो ये थी कि दक्कन मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था और दूसरी वजह यह थी कि यह आंध्र प्रदेश का सदर मकाम था। ट्रेन पीछे नागपुर से आ रही थी। ये नागपुर एक्सप्रेस थी और मजूरा से आगे भारत की जनूबी तकोन की मशरकी जानब वाक़या तिरुनावेली के शहर तक जाती थी। इस वक्त दिन के 9:30 बजे का वक्त था। हैदराबाद का आसमान बदस्तूर अबरलूद था और काफ़ी हबस हो रही थी। नागपुर एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आकर रुकी तो स्कीम के मुताबिक तीनों मुजाहिद यानी रशीद अहमद, कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। इन्हें मजूरा तक अलग अलग डब्बों में ही सफ़र करना था। नागपुर एक्सप्रेस हैदराबाद से बिजवाड़ा, नीलोर और त्रिचनापुली से होती हुई मजूरा पहुंचती थी। ये पूरे एक दिन एक रात का सफ़र था। ट्रेन का मजूरा अगले दिन दोपहर के वक्त पहुंचना था। ट्रेन चल पड़ी। सारा दिन गुजर गया, सारी रात भी गुजर गई। रास्ते में किसी जगह अपने डब्बों से उतरकर वो एक दूसरे को दूर दूर से देखकर एक दूसरे की खैर खैरियत मालूम कर लेते थे। क्योंकि ये तीनों मुजाहिद इस इलाके की तामिल ज़बान अच्छी तरह समझते और बोल लेते थे, इसलिए इन्हें मुसाफिरों के साथ बातचीत में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी
और मुसाफिरों को भी अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था। तीनों मुजाहिदों को इस तवील सफ़र में इस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। दूसरे दिन दोपहर के वक़्त ट्रेन बजूरा के स्टेशन पर पहुंच गई।